आप इसमें से ले सकते हो sponsored projects, and I retired in 2020 after working for 43 years. From research I became technical assistant, teaching assistant, then I became assistant lecturer, then I became associate professor, then I became professor, then I became dean R&D, then I became coordinator technical, then I became control exams. ऐसा कौन सा सेक्शन है जहाँ मैंने काम नहीं किया, और दिस डिज़ाइन सेंटर इज माई बेबी. इट वॉज माई कॉन्सेप्ट ऑफ एक IIT जैसा रीजनल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट सेंटर होता है, उसी टाइप में मैंने CD बनाया. अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, और इसलिए आई एम वर्किंग फॉर रिमोट सेंटर. हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल किया ADAS सॉफ्टवेयर. Unfortunately or fortunately, that software is not being used because there should be a student who should come and work for some project on remote sensing GIS or GPS. मैंने आपको जो लेक्चर दिया था, आपने अटेंड किया होगा, इसमें मैंने सब बेसिक्स टूल्स बताए थे रिमोट सेंसिंग के. Then we did one project on urban planning management in those cities. जो हमने उसमें दिया था. It was a live project because technology has to be brought to ground level. कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं, जब तक कि वो आम नागरिक आम नहीं होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. मैं बहुत हाई फाई भी लेक्चर दे सकता हूँ, मैं बहुत सिंपल लेक्चर भी देता हूँ. एक आपको शुरू करूँगा, टाइम है ना मेरे पास? टाइम जल्दी सर, ज़्यादा टाइम कितना टाइम बताओ? 15 मिनट सर. 15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं. अभी कल एक भूकंप आया, मालूम आपको? भूकंप आया, मैं आराम से निद्रा में था, एक पत्रकार का फोन आया, सोनी साहब बोले हाँ, बोले इंदौर भूकंप आया. मैंने कहा मैं तो सुना, मुझे तो भूकंप को फील ही नहीं हुआ. न सर भूकंप आया और सुनो को दोपहर से 3 से लेकर रात के 9 बजे तक मैं भूकंपग्रस्त हो गया, भूकंप पीड़ित हो गया. तो समटाइम्स यू हैव टू गेट सम लाइव प्रॉब्लम समटाइम्स. सो दे आस्क्ड मी, भूकंप आया था, भूकंप उसमें एपी सेंटर जो भी था, इट वाज बेसिकली व्हाट यू कॉल a natural disaster, intensity having a 3. We could not feel it, but I have had जो भुज में अर्थक्वेक आया था एक ज़माने में, अब शायद पैदा भी नहीं हुआ, उस वक्त it was 6 to 7 उसके ट्रेमर्स आए थे. 2000 चलो मान लेते हैं, मैं भूल गया. अब हुआ क्या कि हमने जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की है, we call it interferometry study. इंटरफेरोमेट्री स्टडी में क्या होता है कि जैसे इंडियन कॉन्टिनेंट है, इंडियन कॉन्टिनेंट, वहाँ पे भूकंप आया, भूकंप है तो पानी में आया तो सुनामी बोलेंगे, या ज़मीन पे आया तो उसको अर्थक्वेक बोलेंगे. तो जब कोस्टल बाउंड्री में अर्थक्वेक आती है तो शिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट और देयर इज सबमर्जेंस ऑफ द अर्थ, समुद्र जमीन में पानी नीचे झुकेगा, दबेगा, या जमीन से ऊपर आएगा, कोई भी चीज़ होगी. If whatever goes down, then whatever the earth crust is there, it will come up. If nothing is there, then वो तीसरा टूट जाएगा. तो what satellite remote sensing does? What satellite जैसे आपका कल भूकंप आया, जो भी आया, हम 24 घंटे पहले का डाटा NRSS से या कहीं से भी हम डाटा रिट्रीव करेंगे, and we find out what are the changes. कुछ changes कुछ भी नहीं होंगे इसके अंदर. So there is no changes. Some change that can be called change detection study this type of. तो हमारे पास में एक ADAS का सॉफ्टवेयर है. In this ADAS software we have a number of packages are there. Now one package हम शुरू में करते थे, तो उसमें एक टेप ड्राइव होती थी. टेप ड्राइव में क्या होगा, डेटा will be in the tape when we started remote sensing. Data is to be transferred from the tape to the main host computer. It will be transferred into host computer. तो हमने टेप ड्राइव से काम किया. टेप ड्राइव के बाद में एक डिस्क आई, उसमें डेटा लेना शुरू किया. डिस्क खत्म हुई तो उसके बाद में पेन ड्राइव आया. अब पेन ड्राइव के बाद में भी नई टेक्नोलॉजी और आगे डेटा करना चेंज. सो वी आर द पर्सन्स हु वर्क इन रिमोट सेंसिंग विद अ टेप ड्राइव. तो जो टेप ड्राइव होती थी, फ्लॉपी टेप ड्राइव होती थी. टेप ड्राइव 2 तरह की होती थी. उसमें एक होता था, वी कॉल इट डेटा इज स्टोर्ड इन अ डिफरेंट कंपोनेंट. लेट मी रिकॉल, एक डेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में होता था, एक डेटा वर्टिकल कंपोनेंट में होता. तो मल्टीबैंड जो डेटा होगा, मल्टीबैंड डेटा होगा, वो 1 2 3 4 चलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में. या दूसरा ये होगा कि इस बैंडविड्थ में 1 2 3 4 होगा. नॉर्मली डेटा, सैटेलाइट डेटा कंप्राइजेस ऑफ 185 किलोमीटर, 185 किलोमीटर
or it is 75 kilometer by 75, depend upon the size of the format and size of the data, size of the satellite. Now when you convert 185 kilometer, 185 kilometer, then what is the resolution of that particular data? Means 185 into 1000, so many meters, so many centimeters, and so many millimeters. Now when you put one dot, how much it is representing? That is we call it one pixel data, one bit data, then byte data, one pixel data. Now that pixel data, byte data, on ground, if it is representing 1 meter by 1 meter, then what is the size of the pixel? What is the size that corresponds to that? And then you find out the scale of that particular data. So in this particular system, you have a system to transfer the data either from what you call either from tape or either from pen drive, either from. Now you got one technique, you can transfer the data from the satellite image. आप गूगल में काम किया होगा, आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे लोकेट करते हैं और अपना घर लगा देते हैं, है ना? गूगल पे करते हैं मामूली भी, and you just when you are going on, you can have a map. Now what is a map and what is an image? Map is a two-dimensional picture. And what is an image? Image is basically a synoptic view. There the projections are there. When you call orthographic projections and perspective projections, they are drawing पड़ी होगी, ED पड़ी होगी. तो हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के projections निकालते हैं, projections होता है उसके हिसाब से. तो similarly when you are going to have a satellite image, so you are taking from a satellite which is having an altitude of say 1000 kilometers. And there is a lens, optic system is there, the optical center is there of that particular lens. From optical center to ground center, we call it is a ground nadir. That line that you draw, it is a ground nadir. Then you move, it is a lens. If you move away from the lens, then you go towards light, then there is a what you call image aberration, image distortion होगा. तो उसमें जो rectangular format is ये tiles है, it is a rectangular format. It is a uniform. It can be say 3 feet or 1 meter by 1 meter. हम इसके image लेंगे तो there is this center and this center. तो center से जब deviate करना है तो there is a lens aberration. So you have to rectify the image so that area moving away from the center on the left side and right side, they should conjugate. Then only the photogrammetry part, that is measurement part, will be correct. Otherwise, there will be area will be distorted. आपको मैंने पहले बताया था कि आपने मुझे देखा ना? When you first you identify by two eyes. Image is one. Then how this image by left eye and this image by right eye, there is an optical center of left eye, optical center of right eye. When you look like this, there is one image. If you like this, there is one image. If you open this, you have. Or if there is a distortion in your eyes, then you have a two image, shifting image at this thing. So lens क्या करता है? उस image को यहाँ लेके आता है, उसको देखता है. And the lens which is image which is formed is a single image. यदि आपके 6x6 नहीं होगा, तो आपको आँख देखे इधर देखेगा, एक देखेगा आप गिरने का सब. So remote sensing you must have proper vision out of this center. तो हम इसमें क्या करते हैं जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, डेटा देखते हैं. अब इन्होंने अभी क्या किया कि जैसे ये वो इमेज ये टेकन फ्रॉम गूगल. ओके, नाउ ये क्या चीज़ें इंडिकेट कर रहा है? कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज देयर? हाँ नहीं, ये इमेज क्या है, इसमें क्या क्या दिख रहा है? वाटर नहीं, आप लोग बताओ. हाँ, रोड दिखना है, रोड दिखना है. ये क्या है? ये क्या है? Grass. It is basically a forest, or it is a gardens or orchard. Now, if you look to this, there are different colors are there. They are different. So every object has a different reflectance value. Every object has a different reflectance value. But we don't know what are those trees are there. When you want to go for image classification, there are various techniques are there. When ultimately classify करेंगे, तो इसमें ये क्या है और ये क्या है, तो you classify the image. You have to create a window here. You create a window. It will have one pixel value. There is the end of the pixel. And on this side there will be reflectance. So we find out what is the size, this starting pixel, end of the pixel. When you go for starting pixel to end of the pixel, then how much it is what you call 2 pixel data 2 by 2. Then 2 by 2, then 1 pixel represents how much area, then you multiply, then you get this much area, then what is the reflectance of this, which tone? There is a violet, indigo, blue, green, yellow, orange, we call it a Vibgyo. Okay, this is a false color. But false color में एक particular change हो रहा है तो different चीज़ें आएंगी. जैसे कि अब मैं आप दो object हैं यहाँ पे, if I take a camera, so if I take an image, you have got a different features, he has got a different features, है ना? You are made
he is male, you are female. Okay, your face is elongated, his face is rectangular. He is having a darker tone, he is a whiter tone. Then you got his hairs are quite different. He is having a beard. So every object has got a different spectral value. He may be two males, one female, but females have different classes there. So similarly, when you look to this particular forest, particular thing, they got a different. One can be mango, it can be apple, it can be anything can be there. Mango will have different varieties. एक हापुस mango होगा, दूसरा बादाम होगा. So even you have a mango, then you can classify the mangoes. This is known as image classification. But once you go for image classification, you have to you have to window this. Similarly, on this side you are finding different houses. Different houses are there. The difference क्या है भाई? There is a, you can find some shadow. There is a shadow. Shadow से हम उसकी height निकाल सकते हैं. See, in remote sensing, one is identification and other is measurement. We call it photo interpretation and photogrammetry. फिर इसका GIS भी निकाल सकते हैं, location निकालेंगे कहाँ पर इसकी location क्या है. So this is we call it image processing, image classification sort of everything. जब हम यहाँ जाएंगे तो this is the road. ये road जा रही है. Now this is a circle. It is basically transportation system. Now what is this road is? It is simply a circular. Then what is this white line? What is this? So there can be pavement. So you are classifying the image. So width of the road will be center to this black, center to this is a very regular. What you call? या देखेंगे बढ़िया से एक हाइट के मकान बने हुए और एक हाइट के मकान है. Plot size is also same. So this we are talking about urban management, not planning. So this particular scene which we have taken, what are the houses? But there is no vehicle, nothing is there. Then this is the north end. A drawing, a map is incomplete without logic. हमको जब नॉर्थ साउथ नहीं मिलेगा तो मैप नहीं देगा, उसको हम ड्राइंग बोलेंगे. आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं, मैप नहीं पढ़ता है. इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग चीज़ होती है, मैप अलग होता है. तो दिस इज बेसिकली a satellite image going for this. So this data he has taken from it. Now, if you want to improve, तो आप zoom करेंगे तो zoom करें. Now, इन्होंने इसको zoom किया, ठीक है. तो रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर में जूमिंग की टेक्निक्स भी देती है सॉफ्टवेयर. इन्होंने आजकल इसमें वगैरह पहले हम जूम कर सकते हैं. तो वी जूम दिस पर्टिकुलर व्हेन यू गो फॉर द जूम, तो जूम में क्या है, इसकी इमेज की क्वालिटी डिटेल मिल रही है, बट सरफेस एरिया इज लेस. तो जितना ऊपर जाएंगे तो एरिया कवरेज विल मोर एंड क्वालिटी विल बी लेस. बट वंस यू गो कम डाउन द एरिया बिकम्स लेस बट क्वालिटी इंक्रीज. जैसे कि मैं आपके पास आऊँगा या आप मेरे पास आएंगे, गिव एग्जांपल. सो यू हैव अ बेटर विजन. और एक वहाँ बैठा हुआ है वहाँ से, तो मुझे अच्छा चाहिए बैठे हैं क्या है, मुझे कुछ दिख रहा है. अच्छा यहाँ पे लाइन दिख रही है सिर के ऊपर कपाल पे, और लाइन कैसे है तो मेरे को जूम करना पड़ेगा या इनके पास जाना पड़ेगा. इधर आई विल देन आई विल ओके दिस आर इन द लाइन विच आर. सो देयर इज अ लिमिटेशंस आर देयर ऑफ एवरी इमेज व्हेन यू गो फॉर इमेज क्वालिटी. आजकल इमेज क्वालिटी हम सब कुछ कर सकते हैं. जैसे इनका फीचर्स, मैं गिव एन एग्जांपल. इनको शादी करना है ना, इनके किसी ने बोला कि इनका फोटो भेजो. अब फोटो भेजो तो एक फोटो को इम्प्रूव करेंगे. तो जो आजकल मोबाइल में भी आ गया, मोबाइल के अंदर यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एन इमेज. यू गो फॉर विंडो सी द इमेज, किसी के कुछ चेहरे में दाग है, किसी का कुछ है. तो इट इज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे कैन चेंज एवरीथिंग. So such things are possible in image processing. This particular. Now once you go for image classification, then we go for spectral signature. We go for spectral signature. That is, if for example they are going how to go for example कि spectral signature में क्या होगा कि एक एग्रीकल्चर में एक वीट की क्रॉप है, तो वीट की क्रॉप का हम अभी जैसे इसमें गेहूं की बोनी हुई है, अभी जब मई महीने आएगा बैसाखी पे ये सब सीजन है. सो देयर आर सीजन्स. खरीफ की क्रॉप होती है, रबी की क्रॉप होती है. हो गया 5 मिनट में लेना है. तो उसके सिग्नेचर जनरेट करेंगे. सिग्नेचर कि एक क्रॉप है अभी 1 फीट की है, तो उसके क्रॉप बताएंगे क्रॉप वीट है, उसका सिग्नेचर क्या है. मतलब कि जैसे आपके सिग्नेचर होती है ना, you got one signature, he has got one signature, so that signature represent you. If I put SK Soni and I type down SK, then SK Soni is me. सिमिलर आपका ना, तो सिग्नेचर क्या होती है, हर आदमी की वेरी करती है. हर आदमी की सिग्नेचर आपके सिग्नेचर. Similarly, every crop, everything has got their own signatures.
गेहूँ के अंदर ये चंदोसी गेहूँ है तो उसकी एक सिग्नेचर होगी, एक काले में फला चावल है तो उसकी सिग्नेचर होगी. तो वी जनरेट सिग्नेचर फॉर वन पर्टिकुलर क्रॉप एंड देन वी गो फॉर व्हाट यू कॉल क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये पूरे की ये वैल्यू में आ रही है तो उसकी ये सिग्नेचर है तो ये पर्टिकुलर आइडेंटिफाई होगा. तो फॉर एक पैटर्न वी कॉल इट पैटर्न रिकॉग्निशन. पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होगा कि यदि एक एरिया में गेहूं है तो गेहूं ही रहेगा, उसके यहाँ चावल नहीं आएगा, राइस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन चावल की नहीं है. हम साउथ में जाएंगे, साउथ में हमको राइस मिलेगा डिफरेंट तरह का होगा, वहाँ गेहूं नहीं मिलेगा. हम यदि वेस्ट बंगाल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो हमको वहाँ पे ना चाय के बगान में चाय मिलेगा. सो ऑल आर क्रॉप्स, all are cash crops, but all have got a reflectance value, different things. So we generate a signature using this software. We have got the software also for signature generation. फिर हम फील्ड में जाके उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में करते हैं. तो we can enhance the image. इन्होंने zoom किया, इन्होंने zoom कर में enhancement की image quality है improve. Now how can improve the image quality? There are different techniques are there. There are, we call it multiband techniques. We call it edge enhancement. कई बार क्या होता है कि चीजें सब आ रही हैं पर वो भी एजेस है, एजेस इंप्रूव नहीं करना है. तो वी डोंट वांट टू इंप्रूव द इमेज ऑफ वन पर्टिकुलर फेस और वन पर्टिकुलर, वी जस्ट वांट टू इंप्रूव द क्वालिटी. फॉर एग्जांपल रीजन बीइंग आपको मैं बताऊं कि पेन हो मैंने लाइन डायग्राम बनाया. इट इज 1 2 3. देयर आर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. नाउ दिस इज वन बाउंड्री, दिस इज डायग्राम बाउंड्री. आई वांट टू डिमार्केट दिस. मुझे ये चेंज नहीं करना, मुझे ये चेंज नहीं करना, मेरे को ओनली एज इंप्रूव करना. तो आई विल फाइंड आउट द डिजिटल नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन. आई विल फाइंड आउट डिजिटल नंबर ऑफ दिस लाइन, हाउ मच इज द वेरिएशन, देन आई विल सप्रेस दिस डेटा एंड आई विल गो फॉर लाइन सेगमेंटेशन. अब इसमें इसके आ जाएगा आपको केस स्टडी. नेक्स्ट देखिए, एक हमने पिछले एक वार्ड नंबर 63 है यहाँ पे, हमने इसके अंदर हम अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे थे. नेक्स्ट तो हमने ये वार्ड नंबर 60 की आउटर बाउंड्री निकाली, बिकॉज पीछे हमको इसमें क्लियर नहीं दिख रही थी. वार्ड नंबर 63 इधर कहीं पर है, वार्ड नंबर 63. इट इज़ अ मैप, इट इज़ अ मैप. नाउ आई एम गोइंग बैक. दिस इज वन बाउंड्री. नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ सैटेलाइट इमेज. This is satellite image. This is ward number 63. Ward number 63 में वही शेप है जो हमने पहले लिया था, वो शेप लिया था, उसको हमने सुपर इम्पोज कर दिया. और जब पीछे जाइए, जब हमको बाउंड्री क्लास में कहा जाता है, जो अंदर का मटेरियल था, मेटल था, उसको हमने सप्रेस कर दिया. तो वी वांट टू नाउ व्हाट वी कैन डू इफ यू नो द स्केल. माउस से चला के यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके एक रेगुलर शेप निकाल, उसका एरिया निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इधर आते हैं पहले वाले को. These are the agriculture fields. Okay. Then this is the urbanization. ये इंदौर का एरिया है, ये ग्वालियर का एरिया बना हुआ था. ये वार्ड नंबर 63 है. हमने ये पूरा कर रखा. नेक्स्ट, अब हमने क्या किया कि जितने हाउसेस थे, जो हाउसेस थे, मकान थे, इन सबका एक एक का काउंट किए. माउस चला हाउ मेनी हाउसेस आर देयर. वी हैव यूज्ड सेम सॉफ्टवेयर टू गो फॉर इमेज क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट ये छोड़ दीजिए. अब हमने क्या किया था कि अर्बनाइजेशन की बात कर रहे थे. हमने एक मकान को आइडेंटिफाई किया, एक मकान का आइडेंटिफाई. दिस इट इज अ पीपीटी. सो क्वालिटी ऑफ एन इमेज इज वेरी पुअर, क्वालिटी ऑफ इमेज वेरी पुअर. बट क्वेश्चन इज, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन हाउस. We can get the details of this house. इमेज में जाके दिया. हमको एसएमएस की सिर्फ प्लॉट बाउंड्री निकालनी थी. प्लॉट बाउंड्री में एट्रीब्यूट्स लिया कि who is the, मतलब कि एड्रेस कितना है and who is the owner and what is the area. 125/524 ये पुराना उसका प्रॉपर्टी टैक्स 2026 था और 2001 तक उसने हमको पेमेंट किया, बाद में पेमेंट नहीं किया. जनरली क्या था, नगर निगम के अंदर जो प्रोजेक्ट चलते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स इंक्लूड नहीं. अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे को उसको ओनरशिप डिटेल्स है.
If you click this, I'll get another notice details. Okay, and then I can verify. पीछे जाओ, पीछे, पीछे, पीछे. ये नगर निगम के details है हमारे पास में. That this is the plot area, this is the area, this is this area. एक area satellite image से it is coming 139.29, it is 131.71 on the satellite. There is a difference of 8 square meter or 8. It is very negligible. है ना? यदि ये सही है क्या ये देखिए ये सही है तो ये कम हो गया पता है उसमें दिया गया. So you have a spatial information and non-spatial information. एक मतलब कि डेटा इमेज की डेटा है, एक टेबुलर डेटा है. तो इन दोनों को ले सकते हैं, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कितना है. नेक्स्ट ये हो गया. नेक्स्ट similarly these are the agricultural fields. We can compute how much what are the agricultural fields are there. We can go for image. इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सी खेती हो रही है, कौन सी कैश क्रॉप है. We can find out. Then these are the houses. And once again we can go. So there is a linkage between the spatial data and the non-spatial data, and we get the information. Then what we did is a property है. In the municipal corporation में उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर पे है. यदि हमने जो जोनल ऑफिसेस था उस जोनल ऑफिसेस को हमने नगर निगम के मेन ऑफिस सिस्टम से कनेक्ट किया थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी. एंड वंस यू गेट यदि आप गए और अपने प्रॉपर्टी सपोज है अपने नेहरू स्टेडियम जाके प्रॉपर्टी जमा कराया तो जहाँ से जमा कराया वही सिस्टम उस कंप्यूटर में जाएगा कि हम इन्होंने प्रॉपर्टी का टैक्स जमा कर दिया. सो दे कैन गो फॉर हाउ मच इनकम यू हैव पर डे, हाउ मच. So this type of urban planning, this is for budget. Next. This is a total station. आप इंजीनियरिंग वाले सिविल वाले कोई भी पढ़ाओ से टोटल स्टेशन होता है जिससे कि हम टोटल पढ़ाई भी होगा दोनों टोटल. कहाँ से पढ़ा था? GC उज्जैन. किसने पढ़ाया? BK सिंह ने पढ़ाया. सर्वेइंग स्थापक हमारे स्टूडेंट स्थापक वो BK सिंह वो मैडम आगे ठीक है. मैडम आगे क्या नहीं कहता था. तो वी कैन यूज टोटल स्टेशन टू फाइंड आउट द एक्चुअल बाउंड्री. इसके हम टोटल स्टेशन से पूरा एरिया कंप्यूट किया इससे, फिर सैटेलाइट इमेज से कंप्यूट किया और फिर नगर निगम का रिकॉर्ड से रिकॉर्ड किया. तो ये तो एक्चुअल डिस्टेंस हमने खुद ने किया है, हमने खुद ने नपी की है. नगर निगम में क्या वेरिएशन आया है यदि होता क्या है आदमी की वो छिपाता है. मैंने बेटा 850 के तो 800 बताएगा, 50 से बताएगा. This type of possible. Next. Then we use GPS. We use GPS. That is global positioning system. ये जो point था वो सैटेलाइट इमेज में दिख रहा था. तो next ये भी GPS सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट ये भी टॉप पर हमें आइडेंटिफाई की जो यहाँ पे दिख रहा है जमीन पे और सैटेलाइट इमेज में भी दिख रहा है. नेक्स्ट ये तालाब पे भी दिख रहा है. नेक्स्ट और ये हमने GPS के पॉइंट्स लोकेट किए, कहाँ पर GPS हमने लोकेट किए. नेक्स्ट ये लोकेशन है. उससे क्या है कि जो ग्राउंड बेस्ड मैप बने उसको सैटेलाइट से जोड़ने का है. तो जो सैटेलाइट के जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हैं और जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हैं दोनों को जोड़ना पड़ा. दैट इज नोन एज अब देखो घूम रहा है मेरे पीछे भाग रहा है. नेक्स्ट चलो इतना अपन कंक्लूड करते हैं. मैं आपको बहुत सी चीज़ बताता हूँ. हमने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे भी काम किया. यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास अभी बोलने वाला है बट वी हैव ऑल द सॉफ्टवेयर ऑफ डेटास. जब आप सर्च करिएगा उसमें डेटा रजिस्ट्रेशन से डेटा एनहेंसमेंट से स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से इमेज क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी से पूरा उसमें से निकल जाएगा. हम जो भी डेटा इमेज प्रोसेसिंग करते हैं हम स्लाइड डेटा ले सकते हैं. भाई साहब मैं तो बहुत बोलता हूँ फ्रंटियर मिल चलाई मैंने और मैंने समझा दिया और जितना ये कॉल भी नहीं बात चल रहा है और आपसे मैं you in the junction of the semiconductor device you strike the photons of the light energy and because of that light energy this PV junction acts like a battery. Okay, so you will have produce the output power. अगर इसका बात करें सोलर सेल काम तो इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है. एडवांटेज क्या है इसका? कोई नॉइज नहीं है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है ना. और लाइफ जो है इसकी ओके अभी का देखें तो इट्स गोइंग अबाउट टू 20 to 30 इयर्स. तो आपकी जो स्पेस सैटेलाइट की लाइफ है ओके दैट इज बिलो दैट लाइन. सो यू हैव अ प्रॉपर डिजाइन सिस्टम फॉर दैट इट विल वर्क वेल. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ योर सोलर सेल. सो यू कैन सी हियर द इलेक्ट्रोड्स आर देयर and this is the junction okay and the sunlight strike on that
and because of the strike on this semiconductor material, okay, electrons from your n-type material and your holes from p-type material inside, and they will act like a current. So ये आपका एक बैटरी की तरह काम करने लगता है. अगर आप इसमें एक्सटर्नली कोई लोड कनेक्ट करेंगे, so you will have the power, electrical power conversion. लाइट एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन होता है. ये किस तरह वर्क करता है? It's basically two dissimilar metals, n-type, p-type, energy from sunlight, mass of the electron, creating an electronic hole, connecting both sides to an external source, creates the current flow. Sunlight and a solar cell create a small battery with voltage typically constant. One of the thing is that जो आपका ये पावर जो प्रोड्यूस होती है, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, इट इज अराउंड 0.5. सो वी हैव टू कनेक्ट. सो हमको 0.5 वोल्ट इज नथिंग. ओके, वी कैन नॉट अप्लाई टू एनी एप्लीकेशन. तो हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ सोलर सेल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा. ओके, वी विल हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सोलर सेल्स एंड देन यू कैन हैव द बहुत सारे सोलर सेल्स को आप सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. When you connect this solar cells in series or parallel, then according to your requirement, कितना वोल्टेज चाहिए हमको. यूजुअली अगर स्पेस सैटेलाइट की बात करेंगे, so then we have a 12 volt or 24 volt supply because most of the equipments there are the application equipments. ठीक है, तो आपको 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे. आप लेस देन दिस, so the maximum size of the panels are such that they will produce this much. आप उसका नंबर ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट है पावर की, उसके अकॉर्डिंग आपको डेवलप करना है. सो ये आपका सेल हो गया, ये मॉड्यूल हो गया, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स आर इंटीग्रेटेड कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द वायर्स एंड दीज आर योर अरे. सो मेनी मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन टू क्रिएट द अरे. एंड देन दिस सिंगल अरे, व्हेन यू कनेक्ट मेनी अरेज इन सीरीज एंड पैरेलल, देन यू विल हैव अ पैनल, सोलर पैनल्स. अभी हम देखेंगे कैसे किस तरह के सोलर पैनल. अब इसके अलावा सोलर पैनल तो हो गया, AC to AC कन्वर्टर लगेगा जिसको इन्वर्टर बोलते हैं. फिर आपको कुछ सेफ्टी स्विचेस लगेंगे. अभी हम रियल टाइम में देखेंगे किस टाइप के सेफ्टी स्विचेस और कहाँ कनेक्ट करने होते हैं. कुछ सेफ्टी स्विचेस की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, दैन बैटरीज लगेगी क्योंकि ये एनर्जी जो है आपकी, यू हैव टू स्टोर दिस एनर्जी. सो फॉर दैट यू नीड अ बैटरी. ओके, एंड सब मीटर्स. जब हम ग्रिड कनेक्शन की बात करते हैं या कहीं कंजम्पशन की बात करते हैं, नॉट रिक्वायर्ड इन द सैटेलाइट, स्पेस सैटेलाइट, but that is required when we talk about the grid connection. तो नेट मीटरिंग आजकल हम बहुत पॉपुलरली सुन रहे हैं. ओके, सो नेट मीटरिंग बेसिकली यू आर कनेक्टिंग विद द ग्रिड सप्लाई एंड डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका जनरेशन हो रहा है. ओके, व्हेन द पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम वन वे टू अनदर वे, वी हैव द क्यूमुलेटिव वेटिंग ऑफ फ्यूल. अगर पावर दूसरी डायरेक्शन में सोलर से इधर आ रही है, सो दैट वो सबस्ट्रेट होती जाती है. ओके, सो दैट इज नेट मीटरिंग. So this is the typical structure. अभी हम देखेंगे. So similar kind of structure is available with us. उसमें इन्वर्टर है. Okay, sometime we have to use a DC to DC converter क्योंकि आपका जो सोलर पैनल का वोल्टेज है वो बहुत कम होता है. Okay, मान लीजिए कि आपके पास 100 वाट की पैनल है. Okay, so the voltage may be less than 12 volt or 30 volt. Okay, अब ये 12 और 30 वोल्ट का जो वोल्टेज है, अगर आपको 24 वोल्ट की बैटरी में फिट करना तो डायरेक्टली आप फिट नहीं कर सकते. You need certain kind of boosting. तो यहाँ से आपको स्टेप अप करना पड़ेगा वोल्टेज, फिर बैटरी को आप चालू करेंगे. सो दैट फॉर दैट देन यू हैव अ सेफ्टी स्विचेस, देन यू हैव अ डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स, समटाइम वी हैव टू यूज अ ट्रांसफार्मर आल्सो. सो सर्किट ब्रेकर्स, ऑल दिस आर द कंपोनेंट्स. गो टू नेक्स्ट. सो दिस इज योर सैटेलाइट. तो यहाँ पे अभी जैसे सर वो मॉर्निंग में बता रहे थे ना, स्पेस सैटेलाइट का कोई का एग्जांपल दिया था कि वो जो आपका गया था यहाँ से, वो फोल्डिंग पोजीशन पे गया था और फिर वहाँ जाके ऊपर हुआ था स्पेस में जाकर. ओके, सो दैट इज समथिंग लाइक इट. इट वाज लास्ट इन अ फोल्डिंग पोजीशन एंड देन इट विल ओपन इन द स्पेस. गो टू नेक्स्ट. अब प्राइस और ये मार्केट है इसका. ओके, वे जब आप आज से 30 साल पहले भी अगर आप बात करें तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे. नाउ इट इज कमिंग डाउन टू इन अ रैपिड मैनर. गो टू नेक्स्ट. पीवी मार्केट कहाँ यूज़ कर रहे हैं? कैलकुलेटर्स में एक एग्जांपल देखा था हमने इसका. ओके, वी ऑल हैव यूज्ड द कैलकुलेटर्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. दैट बैटरी चार्ज विद द सोलर पैनल. ओके, लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं. रिमोट सेंटर में, कम्युनिकेशन टावर्स में यूज़ होता है सोलर पैनल्स.
ओके, साइन बोर्ड्स में यूज़ करते हैं, ओके, आजकल हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखते हैं, वहाँ भी यूज़ होता है। सो मेनी एप्लीकेशंस, माउंटेन में जो केबल्स हैं आपके, you have the poles, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई मीन्स नहीं है, so that are the different applications. So this is the example for lighting. अभी जो हम road lighting, street lighting देखते हैं, okay, go next. Communication tower, okay. अगर बहुत remote locations पे तो वहाँ उसको earlier time we have to use only the backup DCs, okay. That location DCs are there, but now these DCs are transformed with the solar panel to be charged with the battery. Okay. This is for the pumping. We will show you one very good application for this solar panel. Okay. Recently, the institute has got the accreditations for this solar water pump testing facility. So now we are going to start. So that is accredited by the NEPA. आपकी vanity vane में vane is covered. Then lanterns for landscaping. So many applications for solar panels are there. Some of the applications we will explore here. Go to next. Okay, this is the band. Okay, Europe या कहीं हम जाएंगे isolated places पे, so that shade is completely eliminated with the solar panels. Go to next. So market is expanding and price is going up. Go to next. Net metering. अभी already discussed what is net metering. We will show the meter also there. Go to next. So this is a typical structure for the net metering. Right? So the panels are installed on the rooftop, and then you are taking the power from it. Go to next. So battery is the important component with the solar system. Okay. When we are talking about the standalone systems, sometimes with the grid also because grid is stability issue. Earlier time we have most of the generations through our conventional system, but now this generation is going to transfer to the renewable energy sources. But renewable energy sources like solar or wind have a lot of limitations. क्या limitations है? These are not according to your wish. When you need generation, that time they are not available. Okay. So then you have to think about the use of the batteries. So batteries are going to be a major role. And now megawatt over plants are available for this battery storage system. अब साइजिंग और ये सब कैलकुलेशन है. नाउ बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो विल डिस्कस एट द शॉप फ्लोर. यहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन. नाउ वी आर कमिंग टू लेब्स एंड यू विल सी द लाइट डेमोस. हमारे पास कुछ इंस्टॉलेशन है. इंस्टीट्यूट इज अराउंड 50, 100 एंड 65, around 130 kilowatt solar installations. So we'll go to at one location, then we'll go to some research laboratory where we are actually doing a lot of research in this area. Okay. Solar systems. Some PhDs are also doing it. So we will have the light demonstration. Then we will go to lab where we are doing this testing facilities. We are doing ऐसे 2-3 जगह आपको विजिट करना है. तो अब यहाँ से हम this is all about this introduction, and we will go there. Feeding the solar power to the grid. Feeding the solar power to batteries, okay, or for any isolated application. तो मैं क्या बताऊँगा? अभी सर जैसे पहले तो इक्विपमेंट क्या क्या है आपके पास वो थोड़ा डेमोस्ट्रेट करो. क्या क्या आपने यूज़ किया. ये एक्चुअली इनकी रिसर्च बेंच है. जब कोई प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं तो बिल्कुल कंपाइंड फॉर्म में आता है कि आपको बिल्कुल एक छोटा सा प्रोडक्ट दिखता है. तो अल्टीमेटली अगर फाइनली इनकी रिसर्च कंप्लीट हो के और फिर उसको प्रोडक्ट डेवलप करना है तो वो भी इतना सा बनेगा कुछ, डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग की कितनी है, 1 किलोवाट की, 2 किलोवाट की, 5 किलोवाट की, उसके हिसाब से. पर रिसर्च करने के लिए इनको वो सारे पॉइंट्स एक्सेसिबल चाहिए कि जिन पॉइंट पे इनको पैरामीटर्स मेजर करने ये करने हैं. तो ये पूरी मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं. इसमें ये ग्रिड भी कनेक्ट कर सकते हैं, फिर लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं, फिर सेंसर्स के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड करके रखे हैं कनेक्शंस इन्होंने इस तरह से डेवलप किया. फिर ज़्यादा तो थैंक यू सर कि मेरे को अपॉर्चुनिटी दी अपना सेटअप एक्सप्लेन करने के लिए. एक्चुअली जैसे कि सर ने बताया कि मेरा वर्क एक्चुअली सिंगल यानी सोलर फोटोवोल्टिक सप्लाई सिस्टम पे है. तो मोस्टली वर्क जो मेरा सिंगल फेज सोलर फोटोवोल्टिक ग्रिड कनेक्टेड सप्लाई सिस्टम पे.
तो जैसे हम लोग ये वर्क बेंच अपन डेवलप करते हैं, तो वर्क बेंच पे डेवलप करने का पर्पस है कि एग्जांपल के लिए एक्चुअली हमारे पास ऐसे सेटअप कौन से पहले उस चीज को अपन क्लियर, बट इफ यू क्रिएट द वेरियस डायनामिक कंडीशंस एज वेल एज द वेरियस सिचुएशंस लाइक व्हाट विल बी द क्लाउडी कंडीशंस, व्हाट विल बी व्हेन द सोलर इरेडिएशंस विल बी फ्रीक्वेंटली इंक्रीज एंड डिक्रीज and its decreasing rate will be slow or पैरामीटर्स फीड करते हैं, अच्छा ये कंपनी का सोलर पैनल, इनको उसकी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना है तो सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, पैनल लगा हुआ है ऊपर, फॉर टेस्टिंग दे हैव अ पैनल आल्सो, जो फाइनली प्रोडक्ट पूरा डेवलप होता है तो वो पैनल पे टेस्ट करते हैं। इसकी सप्लाई आ रही है, इधर आ रही है ना ये हाँ, इसकी पर जब आप R&D करते हो तो समटाइम आपको सारी कंडीशंस पे वो देखना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट काम सही कर रहा है कि नहीं जो डेवलप किया। तो अगर आप उस वेदर का वेट करोगे तो पता चला कि आपको मिलेगा नहीं, फिर ये रात में काम करते हैं, तो रात में काम करना, तो रात में रेडिएशन नहीं है तो रात में काम कैसे करेंगे, तो इसलिए सिमुलेटर विल हेल्प। but actually radiation profile which will be feed on its software, I will show after the turning on of my system. So इसका अब एक्चुअली हम लोग पीवी पैनल्स की अगर बात करते हैं तो एक्चुअली पीवी पैनल्स में जस्ट लाइक वो अपने पास जैसे सिस्टम्स है तो आप उसमें देख रहे होगे लास्ट कॉर्नर पे एक प्रोफाइल है लाइक दिस, तो इसकी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो व्हेन रेडिएशन विल बी डिफरेंट, सो दिस पॉइंट विल बी डिफरेंट when we solar arrays at the morning time, its a peak point will be at the different locations and power point will be different values, कि कितना पावर अवेलेबल है, कितनी पावर फीड कर सकती है पीवी पैनल्स। तो हम लोग को जो ग्रिड है तो ग्रिड को पावर फीड कर सके, बट ये मैक्सिमम पावर पे पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहिए। तो चूंकि ये पावर पॉइंट पे ऑपरेट करना है तो उसके लिए एक्चुअली ये दिस द फंक्शन ऑफ वोल्टेज एज वेल एज द करंट। सो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि एल्गोरिदम लगाना पड़ता है। कुछ एल्गोरिदम जैसे कि वेरियस एल्गोरिदम्स आर अवेलेबल इन द लिटरेचर, सो उस एल्गोरिदम को लिखने के लिए है ना हम लोग को पीवी के एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियसली कंडीशन से उसका व्हाट इज द वोल्टेज लेवल, व्हाट इज द करंट लेवल, सो दैट उनको ट्रांसफर होना पड़ता है। तो जैसे वोल्टेज सेंसर्स हो गए, वोल्टेज सेंस करेगा, करंट सेंसर्स में से अपन लोग पास करा देते हैं। तो सेंसिंग यूनिट भी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसिंग यूनिट, इट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एक्चुअली कि हम लोग कितना कॉस्टली सिस्टम बना रहे हैं और कितना क्या एक्चुअली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है उस पर। तो जैसे हम लोग अभी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, यहाँ पे एलईएम के हॉल इफेक्ट बेस्ड सेंसर यूज कर रहे हैं, करंट सेंसर एज वेल एज वोल्टेज सेंसर। फर्दर हम लोग कॉस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग डिफरेंट सेंसर्स पे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा, फिर अगेन सेंसिंग यूनिट में आएगा। सेंसिंग यूनिट के बाद जैसे अगर अपने को जैसे केवल डीसी पीवी पैनल इज द आउटपुट ऑफ द पीवी पैनल इज द डीसी, एंड यदि अपने को ग्रिड में पावर फीड करना है तो ग्रिड पे पावर एसी के फॉर्मेट में फीड होगी, तो अपने को डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ अगेन इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे एज ब्रिज टोपोलॉजी या सिंगल फेज टोपोलॉजी जो आपकी बोलता हूं वो कौन सी, सो को बूस्ट करवाने के लिए वहाँ पे डीसी टू डीसी यानी बूस्ट कन्वर्टर टोपोलॉजी उसकी जो डीसी टू डीसी लिखा हुआ बूस्ट कन्वर्टर है, जो कि लो पीवी पैनल वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि जैसे अपना 230 वोल्ट सप्लाई ग्रिड का वोल्टेज लेवल है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट इज द आरएमएस वोल्टेज, देन पीक वोल्टेज विल बी 230 अंडर रूट 2 टाइम्स, दैट मींस 325 वोल्ट जो होगा अपने को डीसी बस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे वहाँ डीसी लिंक लिखा हुआ है तो डीसी लिंक पे वोल्टेज अपने को चाहिए 325 वोल्ट या उससे ज़्यादा। तो लो पीवी पैनल वोल्टेज को बूस्टिंग करवाना है तो हम लोग जस्ट ये कन्वेंशनल बूस्टर कन्वर्टर टोपोलॉजी यूज़ की गई थी। हालांकि इसका ग्रिड साइड का कंट्रोल एक्चुअली डिफरेंट था कि इट वाज डिफरेंट कंट्रोल कि अलग अलग नॉइज वगैरह ग्रिड में क्रिएट होगी तो उसमें कैसे सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल एक्सट्रैक्ट करेंगे और इन्वर्टर का कंट्रोल कैसे चलाएंगे। तो इन्वर्टर जो है डीसी टू एसी इज द इन्वर्टर पार्ट, और ये फुल ब्रिज टोपोलॉजी, यहाँ पे 4 स्विच यूज करें उसको एज ब्रिज टोपोलॉजी बोलते हैं, फुल ब्रिज टोपोलॉजी। यदि अगर मैं सिंगल ब्रिज यूज करूंगा उसके हाफ ब्रिज के थ्रू भी अगर मैं डीसी टू एसी कन्वर्ट करूंगा तो एज ब्रिज टोपोलॉजी हाफ ब्रिज टोपोलॉजी हो जाएगी। तो दिस वन माय first work that has been done in it was published in IEEE transition industry application. So तो अब यहाँ जैसे ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका सिस्टम मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग पे ऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा, पैनल का साइज़ बढ़ेगा और उसके कारण वेट बढ़ेगा आपका स्पेस का, और बैटरी का साइज़ भी आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा।
हो सकता है 200 वाट की जगह 300 वाट पैनल यूज़ करना पड़ा, है ना। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग जो है बहुत एक्यूरेट चाहिए स्पेस के लिए, सैटेलाइट के लिए। सो वो अलग अलग एल्गोरिथम्स पे इन्होंने एक्सप्लोर करके देख रहे हैं। वंस इट इज सक्सेसफुल हियर इट विल वर्क फॉर दैट टेक्नोलॉजी आल्सो। सर इसमें मुझे एक डाउट है, जैसे कुछ अपनी कंट्री में तो सनलाइट काफ़ी अच्छा मिलता है, पर जैसे कुछ कंट्रीज हो गई, यूके हो गया, यूएस हो गया, वहाँ पे सनलाइट का प्रॉब्लम होता है। वी कैन गेट सनलाइट whole day or whole sometimes in 2 months and 3 months we can't see sun. So is there any alternative algorithm based on that we can implement this work? सोलर पैनल के साथ तो जब तक आपको रेडिएशन नहीं मिलेगा तब तक पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। सो ऐसी लोकेशंस पे तो चैलेंजिंग रहता ही है। तो बट फॉर्चुनेटली एट दैट लोकेशन विंड इज वेरी गुड, सो वहाँ पे विंड प्लांट। सो यूजुअली बहुत सारे इंस्टॉलेशंस वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं जो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं, जो विंड भी इंस्टॉल्ड है और सोलर भी इंस्टॉल्ड है। तो जब विंड कम होती है तब सोलर अच्छी मिलती है, जब सोलर कम होती है तो विंड अच्छी मिलती है। तो वो एक दूसरे को वो करते हैं, कंपनसेट करते हैं। जैसे नॉर्वे है तो वहाँ तो 6 मंथ डार्क है नॉर्वे में, Same. तो सोलर विल नॉट वर्क ओवर देयर। How we will do what is the alternative of this work? And I said because of this weather it's not Yes, successful it is in this weather country, dependent. but in India it's successful. That's why these algorithms are very important. जैसे आपने बोला कि वहाँ रेडिएशन बहुत पुअर है। अब रेडिएशन पुअर है, आपने 200 वाट का पैनल कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब रेडिएशन इतना कम है कि आपको 50 वाट मिल रहा है, बट यू हैव टू मेक श्योर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल एंड एल्गोरिथम कि वो जो 50 वाट मिल रहा है आपको, कम से कम वो 50 वाट तो आप एक्सटेंड कर सको। Yes. तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए एल्गोरिथम इम्पोर्टेंट होती है कि आपका एक कंप्लीट डे का प्रोफाइल है, उसमें आप मान लीजिए कि 200 वाट का पैनल लगाए और यू कैन एक्सट्रैक्ट लेट्स से 20 यूनिट्स या 25 यूनिट्स। तो अगर वेदर का प्रोफाइल बेड हुआ तो फिर आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो उससे, दैट इज इम्पोर्टेंट। And intensity of sun is like not as much high. Yes. Like That time 15 also you have degree, to- 15 degrees there. So we can we work with that? Yes, 10 to temperature 15? is not an issue. Temperature is not an Yes, issue. intensity. Temperature आपका जितना कम होगा आउटपुट उतना मिलेगा। सोलर पैनल हैज द कैरेक्टरिस्टिक पावर कैरेक्टरिस्टिक विद द टेम्परेचर आल्सो। जैसे आपके दूसरे सोर्सेस हैं जो कन्वेंशनल सोर्सेस की जो मैं बात कर रहा था कि आपको हाइड्रो से पावर मिल सकती है, न्यूक्लियर से पावर मिलती है, थर्मल से पावर मिलती है। ये सोर्सेस ऐसे हैं जो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर ये सोर्सेस ऐसे वीक सोर्सेस हैं। हाँ, एंड यू हैव टू एग्जैक्टली ओबे द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलती है? आपका जो मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगा जब सोर्स का इम्पीडेंस और लोड का इम्पीडेंस। सो एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ दिस पावर कन्वर्टर दे आर ट्राइंग टू मेच द इम्पीडेंस Make the compatible. by controlling the duty cycle actually. So यही कि जैसे सोलर सिमुलेटर हो गया, इसके अपन लोग प्रोफाइल्स वगैरह सोलर की हम कौन सी कंपनी का सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक की व्हाट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट करंट एंड इट्स फिल फैक्टर, व्हाट इज द फिल फैक्टर. सो ऑल डेटा provided by the manufacturer of the PV panels has been fed in these solar simulator software. And if you try to create the dynamic conditions, so then we can also very manually change the solar irradiations and also can be insert very different profiles of the solar profile. So ये हो गया. देन उसके बाद हम लोग ये आ गया कि सेंसर से की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. देन इसके बाद हम लोग कन्वर्टर की टोपोलॉजी यूज़ करते हैं कि कौन कौन सी कन्वर्टर, जैसे अभी रिसेंटली मैं एक आइसोलेटेड फ्लाईबैक कन्वर्टर बेस्ड टोपोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ जो कि सिंगल स्टेज जस्ट पीवी पैनल का जो वोल्टेज है डीसी वोल्टेज है, उस डीसी वोल्टेज को अगेन डायरेक्टली सिंगल फेज एसी में कन्वर्ट कर दे एसी में. तो देयर आर ओनली 3 स्विचेस इज रिक्वायर्ड, कंट्रोल स्विच इज रिक्वायर्ड. सो जस्ट ये इसका एक्चुअली हार्डवेयर प्रोटोटाइप सिस्टम है. हाँ, बट जैसे मैंने बोला कि आपको कि सेंसर्स है, सेंसर्स के सिग्नल्स वोल्टेज और करंट को सेंस करना होगा और मेरे को एल्गोरिदम डेवलप करना होता है. एमपीपीटी की बेसिक कंट्रोल टेक्निक्स होगी, एमपीपीटी की परटर्बेशन इन ऑब्जर्वेशन, इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस मेथड. फिर देन इफ यू मूव ऑन द वेरियस these are the classical control techniques, and if you move on the artificial intelligence and the optimized based technology, then fuzzy and fuzzy logic control and fees वगैरह, these are the artificial intelligence techniques. So these algorithm actually जो sensing signals जो होते हैं, इस sensing signals से हम लोग क्या करते हैं कि जो चूंकि इस algorithm होता है
बट अगेन माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का लॉन्च पैड है TMS28379D है ना, 200 मेगाहर्ट्ज इसकी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है, देयर आर 24 EPWMs are available, 16 ADCs are available, and also provide a high resolution. These are low cost DSPs. Okay, you are not using a high cost DSP. बिल्कुल जो इनकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, जितनी मेमोरी साइज चाहिए, जितनी स्पीड चाहिए, जितने ADC चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग सो लॉन्च पैड इज अराउंड 2000 अवेलेबल होते हैं। तो रिलेशन प्रोवाइड करना होता है। माइक्रो कंट्रोलर आर वर्किंग ऑन द वेरी लो वोल्टेज लाइक 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट, इट्स इनपुट वोल्टेज फॉर द ADC इज ओनली 3.3 वोल्ट। तो हम लोग हाई वोल्टेज दे नहीं सकते हैं, तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है थ्रू द सेंसिंग सिग्नल्स, और अगेन आइसोलेशन से भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सेंसर्स का आउटपुट होता है अगेन माइक्रो कंट्रोलर के ADC में दे दिए। इस ADC में फिर वो प्रोग्राम्स लिखते हैं, जस्ट जैसे कि ये जस्ट एक्चुअली मेरी कंट्रोल एल्गोरिथम का पार्ट है, चूँकि जस्ट अभी पूरा अगर सिस्टम चला था तो पूरा पार्ट है। ये एक्चुअली मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। तो जस्ट यहाँ पे PV पैनल का वोल्टेज, जैसे PV पैनल का वोल्टेज यहाँ पे ADC है, ADC में जो जिस सेंसर से के सिग्नल से दे रहा हूँ, जिस पिन पे ADC पे देता हूँ, तो उस ADC के थ्रू अगेन, चूँकि मेरा सिस्टम का एक्चुअली प्रॉपर कंट्रोल तब होगा जब एक्चुअली जो फिजिकली सिस्टम बाहर पे है, जितना वोल्टेज लेवल है, जितनी करंट लेवल है, वो एग्जैक्टली कंट्रोलर के अंदर भी चाहिए मुझे। तो अगेन मैंने सेंसर से स्केल डाउन तो कर दिया सिग्नल्स को, बट अगेन मेरे को एल्गोरिदम के अंदर एग्जैक्टली वही सिग्नल्स चाहिए, तो रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ सिग्नल को। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कि जितना गेन लगाया मैंने, जितना ऑफसेट, चूँकि इवन दो दिस कंट्रोल इज ओनली यूनिट यानी एक्चुअली ये बायस्ड सिग्नल पे वर्क करता है। तो बायस्ड सिग्नल का मतलब इसका इनपुट ADC है ओनली 0 to 2 to the power 12, एक्चुअली 12 बिट ADC, तो 2 to the power 12 -1 तक के का इनपुट सिग्नल दे सकता है, यानी कि 3.3 होगी। ठीक है, अब PV पैनल का जो आउटपुट पावर होगा, अगेन उस पावर के बाद में जैसे बैटरी को चार्जिंग करवाना, तो बैटरी को चार्जिंग जो करवाना होगा वो एक्चुअली डिपेंड करता है। जैसे बैटरी अपन स्टार्टिंग बैटरी का SOC अगर मान लो कि बिलो रेट पे या डीप डिस्चार्जिंग कंडीशंस पे, इट में भी इफ यू कंसीडर कि बैटरी की SOC 20% SOC है, स्टेट ऑफ चार्ज, तो बैटरी को हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में कांस्टेंट करंट पे चार्ज करवाना होता है। जस्ट मैं आपको एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी इस टोपोलॉजी में जस्ट मैं DC to DC कन्वर्जन का ही एक्चुअली एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। मैंने अपनी टोपोलॉजी में ऐसा भी मॉडिफिकेशन कर दिया कि उसको AC में कन्वर्ट करते हुए PV पैनल के इनपुट वोल्टेज को जस्ट आउटपुट वोल्टेज DC पे कर दूँगा, DC को जस्ट DC लोड पे मैं पावर प्रोवाइड करके बता रहा हूँ। एंड कि हाउ वी कैन कंट्रोल द मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑपरेशंस, एंड कैसे हम लोग उसको मेंटेन कराते हैं और कैसे मैक्सिमम पावर अचीव होता है, ये थोड़ा मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करके एक्सपेरिमेंट करके बता दूंगा। बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि एक्चुअली जब अपन सैटेलाइट सिस्टम में DC to DC की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें क्या होता है और कैसे कैसे अपन लोग प्रोसेस भी करते हैं, है ना। तो जैसे बैटरी को चार्जिंग करवाना है, तो बैटरी को स्टार्टिंग में हम लोग कांस्टेंट करंट पे चार्जिंग करवाते हैं अप टू व्हेन बैटरी वोल्टेज रीच देयर मैक्सिमम वोल्टेज, कि बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है। देन बैटरी जब मैक्सिमम वोल्टेज पे पहुंच जाती है, तो उसके बाद बैटरी का जो चार्जिंग सिस्टम होता है, जो चार्ज कंट्रोलर होता है, वो क्या करता है, उसको कांस्टेंट वोल्टेज पे चार्ज करता है। दैट मीन्स कि बैटरी को अगर अपन चार्जिंग करा रहे हैं, तो बैटरी को स्टार्टिंग में जस्ट बैटरी को अपन लोग क्या करेंगे कि जैसे बैटरी का जैसे वोल्टेज है, तो कांस्टेंट करंट पे चार्ज कराऊंगा, तो बैटरी की करंट होगी। आफ्टर सम टाइम जैसे बैटरी की करंट से कांस्टेंट करंट से चार्ज कराऊंगा कुछ देर के लिए, तो जब बैटरी की चार्जिंग होगी, तो स्टार्टिंग में बैटरी का जो वोल्टेज होगा लोड SOC पे बैटरी, तो बैटरी का वोल्टेज कम रहेगा, बैटरी का वोल्टेज कम रहेगा। जैसे अपन लोग करंट फीड कराते जा रहे हैं, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोड के क्रॉस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वो एक्यूमुलेटेड होते जाएंगे, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो अगेन बैटरी का पोटेंशियल वोल्टेज जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। और बैटरी में अपन देखते हैं कि बैटरी में एक्चुअली अगर अपन पैरामीटर की बात करेंगे, तो बैटरी का नॉमिनल वोल्टेज दिया रहता है, मैक्सिमम वोल्टेज दिया रहता है, और डीप कितना, मिनिमम डीप वोल्टेज कितना होगा। बैटरी की इवन तो एम्पियर आवर रेटिंग भी होती है, और एम्पियर आवर रेटिंग से ही बैटरी को किस रेट से चार्ज करवाना है,
बैटरी किस टाइप की, जैसे 1C चार्जिंग की है, 2C चार्जिंग की है, 4C चार्जिंग की है, आप C की चार्जिंग की है, 1/4C की चार्जिंग की है, उस पर एक्चुअली बैटरी को किस करंट से चार्ज करवाना वो डिपेंड कर जाता है। अपने कंट्रोल के थ्रू ही या कन्वर्टर के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है एक्चुअली उसको। और कंट्रोल करंट कितनी फीट करेगा वो उसकी PWM पल्सेस ही बताएगी कि कितनी PWM पल्सेस जाएगी कि वो करंट उस वैल्यू से बैटरी को चार्ज करेगा। तो व्हेन बैटरी वोल्टेज रीचेस देयर मैक्सिमम वोल्टेज, देन उसके बाद बैटरी को कांस्टेंट वोल्टेज से चार्ज करवाते हैं। तो जब कांस्टेंट वोल्टेज अगेन मेंटेन कराते हैं तो बैटरी की करंट जो होती है ना, बैटरी में जो चार्जिंग करंट होती है अगेन डिक्रीज होते जाती है, और जब व्हेन बैटरी इज फुल्ली चार्ज तो करंट हमारी जीरो हो जाएगी। तो ये जो प्रोविजन से प्रोवाइड किया जाता है, ये इट इज पॉसिबल थ्रू द ओनली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर एंड देयर कंट्रोल एक्चुअली, है ना। तो मैं जस्ट एक्चुअली ये तो थोड़ा हल्का आइडिया था मुझे, तो एक्चुअली जस्ट मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी अब मैं उस टोपोलॉजी को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ या टोपोलॉजी से DC to DC कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ का थोड़ा सा मैं कन्वर्टर में क्या-क्या डिवाइसेस हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर दिख रहा होगा, आगे आ सकते हो। सेंसर्स के बाद ये मेरा कन्वर्टर है। जस्ट ये फ्लाईबैक टोपोलॉजी बनाया था, तो चूंकि मैंने आपको बताया कि मेरा क्रिटिकल ऑब्जेक्ट DC से DC में डायरेक्टली कन्वर्ट है, तो 3 कंट्रोल स्विच आई यूज IGBT। तो ये IGBT यूज हुई थी। अब IGBT में इसके लिए IGBT के बाद ये प्राइमरी सेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, दिस इज द हाइब्रिड। तो जस्ट मेरी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग मैंने ट्रांसफार्मर बनाया था 0.7 एनुअल का इनटू 0.75। फिर अगेन इसको जैसे मान लो कि ये ट्रांसफार्मर प्रोवाइड क्या कर रहा है कि चूंकि मैं इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा हूँ तो ट्रांसफार्मर का सेक्शन हाँ एक्चुअली अपन लोग जैसे EMI फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर कितने है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, उसके बाद इसका जो आउटपुट हुआ जो स्विच कंट्रोल्ड स्विच के थ्रू किया था मैंने, ताकि मैं DC को डायरेक्टली AC में कन्वर्ट करूँ। AC में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी स्विच को कंट्रोल करना है, कौन सी स्विच को ऑन करना है, कौन सी स्विच को ऑफ करना है, वो डिपेंड कर रहा था। तो अभी जस्ट मैंने स्विच वाले सेक्शंस को बाईपास कर दिया, मैं जस्ट इसको फ्लैगशिप कन्वर्टर बना रहा हूँ। फ्लैगशिप कन्वर्टर बनाने के लिए सो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज किया मैंने PV पैनल के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज किया। तो जैसे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये ब्लैक कलर वाला इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। जस्ट ये ऐसा है कि अगेन मैं भी सिम्युलेटर यूज़ करूँ या फिर PV पैनल यूज़ करूँ, अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर तो यूज़ करना ही होगा। अगेन इसके रिपल्स जैसे अपने को रिपल की रिक्वायरमेंट है, रिपल करंट, सो दिस कैपेसिटर इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड अ रिक्वायर्ड रिपल करंट। सो हम लोग को एक्चुअली फिल्म कैपेसिटर यूज़ करना पड़ेगा। तो फिल्म कैपेसिटर रिपल को प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट फिल्म कैपेसिटर लगा बहुत स्मॉल वैल्यू का है। फिर उसके बाद जस्ट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, देन इसके बाद मैंने IGBT स्विच यूज़ किया। इस IGBT के जो ये गेट पॉइंट हुआ, ये ड्रेन, ये सॉरी अगर मैं IGBT की बात करूँगा तो कलेक्टर, इमीटर और एक गेट। इस IGBT को मेरे को एक्चुअली ऑपरेट करना, ऑन ऑफ करवाना है, तो इसको एक्चुअली रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है वो प्लस और माइनस, एक्चुअली मेरे को प्लस माइनस सबको 30 वोल्ट तक के सप्लाई दे सकता हूँ। तो मैंने 15 वोल्ट पर भी ड्राइव हो जाती है मेरी IGBT। तो मैंने एक्चुअली 15 वोल्ट की गेट ड्राइवर सर्किट तैयार किया, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा अगेन EPWM पिन का जो आउटपुट होगा 3.3 वोल्ट होगा, तो उसके सिग्नल्स को मैंने FRC केबल के थ्रू यहाँ लेके आ गया। हाँ एक्चुअली मैम जैसे वर्क बेंच बनाते हैं, सिग्नल्स थोड़े डिस्टेंस पे हो जाते हैं, जब अपन प्रोडक्ट पे जाते तो एक छोटे से बॉक्स में सब कुछ पास में आ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी उसमें खत्म हो जाती है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऐसे हो जाता है कि EMI वगैरह का वो इफेक्ट हो सकता है, बट चूँकि अपन लोग लैब में काम कर रहे हैं और दूसरे सेटअप वगैरह नहीं चलते तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो उसका ज़्यादा इशू नहीं है। तो FRC केबल के थ्रू ये सिग्नल्स लाया, फिर उसके बाद गेट ड्राइवर सर्किट तैयार करा। तो गेट ड्राइवर सर्किट क्या कर रही है कि 3.3 वोल्ट की जो पावर सप्लाई पल्सेस है मेरी, PWM पल्सेस आएगी। इस PWM पल्सेस को
मेरे को सेम शेप में एक्चुअली सेम पल्स विड्थ में बस वोल्टेज लेवल मेरा 0 से 15 वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो वोल्टेज को बूस्टिंग करा देगा। और इवन तो ये क्या है कि चूंकि ये माइक्रो कंट्रोलर वाला सिग्नल है और ये मेरे को जस्ट एक गेट को सिग्नल को देना होता है, तो अगेन मेरे को पावर सर्किट का अगर मान लो कि इफेक्ट, पावर सर्किट का वोल्टेज अगर मान लो कि रिफ्लेक्ट होकर के माइक्रो कंट्रोलर पे आता है, तो माइक्रो कंट्रोलर गेट डैमेज बिकॉज इट कैन नॉट हैंडल द अबव 5 वोल्ट सप्लाई। तो मेरे को अगेन इसके बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वी कैन प्रोवाइड आइदर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन और द ऑप्टिकल आइसोलेशन। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली 6N136 एक ऑप्टो कपलर यूज किया है, तो वो ऑप्टिकल आइसोलेटर का, तो जस्ट पल्सेस को आइसोलेट करके आउटपुट दे रहा है। फिर अगेन मेरे को चूंकि सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना था, तो थ्रू द बीजेटी NPN और PNP ट्रांजिस्टर के थ्रू मैंने एम्पलीफाइंग सर्किट तैयार किया, और एम्पलीफाइंग सर्किट से वो 0 to 15 वोल्ट की पावर सप्लाई हुई। तो जस्ट एक्चुअली पल्स विड्थ में कोई कहने की चेंज नहीं हुआ। अगर अपन हाँ वोल्टेज एम्पलीफाई होगा, डिले हुआ तो बहुत नैनो सेकंड में, तो इट कैन नॉट अफेक्ट द स्विचिंग, क्योंकि मेरी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 25 किलोहर्ट्ज के आसपास की थी। तो ये चीज़ हो गई। देन ये मेरा कन्वर्टर का प्राइमरी वाला सेक्शंस हो गया। ट्रांसफार्मर मैंने एक्चुअली सेंट्रा टेप्ड बनाया था, क्योंकि मेरे को AC साइड में यूज़ करना था। ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया और ये इसका अपने पास पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। अभी मैंने इसको बाईपास करके आउटपुट ला लिया। इसके बाद भी अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास और अगेन सेक्शन से ये वाला भी था, बट मैं अभी ये वाला सेक्शन से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट डेमो प्रोवाइड करने के लिए। देन इसका जो आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो कि जस्ट एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही लगा हुआ है। अगेन इसके साथ में मैंने किस मान का रेजिस्टेंस लगाया। जैसे ये रेजिस्टेंस एक्चुअली होता है कि जैसे अगर अपन कोई प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो कोई सिस्टम से को चालू करने के बाद अगर अपन बंद करते हैं, तो कैपेसिटर्स तो चार्ज था ही, कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज था ही, बट अगर मान लो कि बाय डिफॉल्ट अपन जैसे मोबाइल के चार्जर की बात करेंगे, मोबाइल के चार्जर को अपन लोग प्लग से हटाने के बाद उसके आउटपुट टर्मिनल को तो कई बार अपन क्विकली पकड़ ही लेते हैं। बट अगर मान लो कि वहाँ पे चार्जर के बाद कैपेसिटर और कैपेसिटर तो ऑब्वियसली हुआ, और कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज भी स्टोर रहेगा, तो अगर अपन लोग उसको टच कर रहे हो तो उसका एक्चुअली इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, यानी एक्चुअली बहुत क्विकली, क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज को डिस्चार्ज होने के लिए हमारी बॉडी से पाथ मिलेगा, तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए उसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगाना होता है। तो जस्ट मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है, जो कि RC टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम डिपेंड हो जाएगा। तो ये सर इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक की कैपेसिटर यूज करते हैं, कोई दूसरा भी यूज करते हैं? एक्चुअली सर जैसे अपने को पोलैरिटी की बात करते हैं, अपने को पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है ना, जैसे पोलराइज हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अलावा हम लोग सिरेमिक कैपेसिटर कैन आल्सो बी यूज्ड, फिल्म कैपेसिटर कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन वी रिक्वायर DC आउटपुट आल्सो, पॉजिटिव नेगेटिव पोलराइज्ड आउटपुट वोल्टेज अपने को चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे जरूरी नहीं अपन लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही यूज़ करें, हम लोग फिल्म कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिल्म कैपेसिटर की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये 220 माइक्रोफैराड का अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ, तो 220 माइक्रोफैराड का फिल्म कैपेसिटर बनाऊंगा तो उसका साइज विल भी बल्कि लार्ज साइज हो जाएगा और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर अपन लोग उसकी लाइफ की बात करेंगे तो लाइफ के चक्कर में अपन लोग प्रोडक्ट के साइज को बड़ा नहीं कर सकते, या अपन सेटअप के एक प्रोडक्ट ऐसा है कि वो आपके पूरे सिस्टम की कॉस्ट को इंक्रीज कर दे, तो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। हाँ, बट ये है कि हम लोग कैपेसिटर की लाइफ को इंक्रीज कर सकते बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर। एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीजेस इंक्रीजेस डबल ऑफ द लाइफ ऑफ द कैपेसिटर, तो वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया जस्ट इसका आउटपुट में अभी जस्ट रजिस्टर लोड के पास देगा मैं, तो एक बार मैं आपको जस्ट सेटअप दिखा दें चालू करके कि कैसे अपन लोग बैठ करते हैं। बट इसको इसकी पावर सप्लाई को जस्ट अपन लोग बैटरी दिया, हमारा बैटरी बैंक है। अभी एक्चुअली मैं बैटरी बैंक के साथ काम किया नहीं एक्चुअली, अभी जस्ट मेरा मोस्टली काम जो है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम पे नेक्स्ट प्लान है, मैं कुछ सिमुलेशन टोपोलॉजी आई हैव डन ऑन द बैटरी एनर्जी सिस्टम, आफ्टर दैट आई विल कन्वर्ट दिस कैन सिमुलेशन प्रोटोकॉल हार्डवेयर पे। अच्छा, ये जैसे अभी बहुत से जैसे सोलर पैनल में ऐसा हुआ है कि अगर जितनी डिमांड है उसके बाद वो बाकी जो रेस्ट ऑफ एनर्जी विल ट्रांसफर टू द ग्रिड,
वो तो उसके अंदर पहले जो सोलर पैनल से वो डीसी में स्टोर होती है, फिर उसका डीसी टू एसी। नहीं एक्चुअली जैसे होगा क्या है सर कि जस्ट जैसे मैं बात करूँ कि ये पीवी पैनल होगी, है ना, इसके बाद ही मैं इसी सिस्टम से को बात करता हूँ कि जस्ट ये वाले सिस्टम से को मैं आगे कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे ये वाला यहाँ पे ग्रिड लगी है, ये वाला पॉइंट मेरा कॉमन है जस्ट, तो दिस विल वर्क एज अ डीसी टू एसी डायरेक्टली, हाँ। तो जैसे अपन लोग क्या बात कर रहे हैं कि सोलर की एनर्जी अवेलेबल है ओनली द डे टाइम, है ना। तो चूंकि हमारे पास ग्रिड को लगा दिया, तो ग्रिड अपन लोग सोच रहे हैं कि ग्रिड तो एक सोर्स है, ग्रिड एक सिंक के समान भी काम कर रही है और सोर्स के समान भी काम कर रही है। तो जस्ट हमें एक्चुअली मेरा ऐसा कि जस्ट ग्रिड का वोल्टेज अगर ये इस डायरेक्शन में है, तो मैं इसकी करंट को कैसे कंट्रोल करूंगा कि व्हेन वोल्टेज इज पॉजिटिव और करंट एक्चुअली इसमें मैं अपोजिट डायरेक्शन से फीड करूंगा, तो ग्रिड जो होगी वो दूसरे एक्चुअली पैसिव लोड के लिए जो है, या जैसे रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव, उसके लिए तो लोड के यानी सोर्स के समान काम करेगी। बट जब ग्रिड पीवी पैनल इज कैपेबल टू डिलीवर द पावर टू द ग्रिड, देन ग्रिड जो होगी ना वो सिंक के समान काम करेगी। तो पावर हाँ मतलब उसको फिर बैटरी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अगर अपन लोग डायरेक्टली ग्रिड कनेक्ट कर रहे हैं पीवी पैनल के साथ में, तो बैटरी की रिक्वायरमेंट ग्रिड को आप डिफाइन करते हो एज इट कैन वर्क एज अ इनफाइनाइट बस। जैसे सर ये सोलर वो कितनी की पावर ऑब्जॉर्व कर सकता है या सप्लाई कर सकता है। ये जैसे सर बोलते हैं कि सोलर पैनल अपन यूज करके अगर अपने पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वी कैन डायरेक्टली ट्रांसफर टू द ग्रिड। यस। तो वो अपने के लिए डीसी उसका स्टोरेज करना पड़ेगा कि डायरेक्टली भी ट्रांसफर हो सकता है? नॉट। जो अभी नेट मीटिंग का बात था, अभी चल के देखेंगे हम, तो मीटर लगा हुआ है और सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो सोलर से जितनी पावर प्रोड्यूस होगी वो पावर वो आ रही हमारे इंस्टीट्यूट में हम यूज़ कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। जब पावर नहीं होती है तो वो नहीं कर रहा है। अब अगर हमारा कोई लोड बिल्कुल नहीं तो ग्रिड में रिवर्स फीड हो जाएगी। संडे में जैसे इंस्टीट्यूट बंद है, संडे में अगर माने अगर ऐसा है तो वैसे तो संडे भी बंद नहीं होता, हमारा काम चलता रहता है और जितनी हम प्रोड्यूस करते हैं कंज्यूम भी कर लेते हैं। पर ऐसा माने कि कोई नेशनल फेस्टिवल है, उस दिन बिल्कुल कंजम्पशन नहीं है, बच्चे भी नहीं है, उस समय कुछ नहीं है, तो वो पूरी पावर प्रोड्यूस हो रही है, वो ग्रिड को रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, वो विदाउट चार्जिंग? हाँ, बैटरी में बिना चार्ज में डायरेक्टली ट्रांसफर? बैटरी की जरूरत नहीं। अच्छा, क्योंकि जब आप ग्रिड के साथ कनेक्टेड हो तो ग्रिड आपको अवेलेबल है। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल इन डे टाइम थ्रू सोलर, यू आर यूजिंग दैट एनर्जी, तो वो आपके लोकल यूज में कंज्यूम होगी। और जब वो एनर्जी अवेलेबल आपकी जब नहीं है नाइट टाइम में, तब आपको ग्रिड से लेना है, तो ग्रिड से अपना सोर्स की तरह काम करना है। लेकिन ऐसी केसेस जहाँ स्टैंड अलोन जो आप ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं हो, जैसे कुछ एप्लीकेशंस में वो स्लाइड में दिखाई था कि आप कम्युनिकेशन टावर है आपका, रिमोट लोकेशन में इंस्टॉल्ड है, आप कहीं माउंटेन पे हो, है ना, नॉर्थ पोल पे हो, साउथ पोल पे, जहाँ पे ग्रिड सप्लाई है ही नहीं आपके पास में, वहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो सोलर पैनल के थ्रू, तो अब वो आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, अब आपका लोकल उस समय इंस्टेंटेनियस जो लोड है उसको आपको कंज्यूम कर लोगे, वेस्ट ऑफ द एनर्जी या तो आपको वेस्ट करनी पड़ेगी, वो कहीं काम में नहीं आएगी, तो यू स्टोर दैट एनर्जी इन द बैटरी। और जब नाइट टाइम में नहीं है आपके पास पावर, उस समय वो आप यूज कर लीजिए बैटरी की एनर्जी को, तो डीसी टू एसी कन्वर्टर लगा लीजिए। अगर आपका अप्लायंसेस एसी है तो आप वो कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये है टोपोलॉजी सर। अब मैं जस्ट एक ऑन करके जस्ट रिफॉर्म कैसे देखते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो वो दिखा दो, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द वर्क इन जस्ट। ये मेजरिंग प्रोब है, जस्ट ये करंट प्रोब है और ये वोल्टेज प्रोब है। तो चूंकि हम लोग को सिग्नल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको अपने रिजल्ट को वैलिडेटेड भी करना होता है, रिसर्च पेपर में बताना भी होता है कि कैसे क्या ऑपरेट होगी, तो उनको जिस प्रोब के थ्रू हम लोग वेवफॉर्म्स को कैप्चर करते हैं। और दिस इज द पावर क्वालिटी एनालाइजर की, जैसे हम लोग बात करते हैं कि ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है, तो हम लोग कोई सिस्टम को डेवलप करें तो IEEE जैसे I91 स्टैंडर्ड अगर है 2014, तो बोल रहा है कि आपकी जो पावर फीड हो रही ग्रिड में, तो उसके में जो ग्रिड की करंट की TSD है वो लेस देन 5% होना चाहिए। तो TSD वगैरह सब जो है हम लोग TSD वर्ल्ड वाइड अभी ये रिस्ट्रिक्शंस है कि आप जो भी पावर प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी आपको क्वालिटी इशू होती है। मतलब वो ऐसा तो नहीं कि ग्रिड को पॉल्यूट कर रही है, मतलब आपको चाहिए साइन, तो आपको इंश्योर करना है कि आप साइन में यूज कर रहे हो।
अगर आप ऐसे अप्लायंसेस प्रोड्यूस कर रहे हो जो साइड में नहीं इंजेक्ट कर रहे हो तो आप मार्केट में उनको लाइसेंस नहीं दे सकते। जस्ट अपन सिस्टम्स में जब कंट्रोल नहीं कर रहे तो सिस्टम जो है ना उसका ओपन सर्किट वोल्टेज पे रहता है। एक्चुअली ओपन सर्किट वोल्टेज में है कि वोल्टेज जो होगा मैक्सिमम ओपन वोल्टेज पे रहेगा और करंट एक्चुअली इसमें जीरो रहेगी। तो पीवी करंट की कैरेक्टरिस्टिक जस्ट इसका टर्मिनल जस्ट ओपन सर्किट के समान काम कर रहा है। जब मैं जैसे सिस्टम्स है इसके लिए मैंने जो भी सेंसिंग सिग्नल्स वगैरह है, सेंसिंग सिग्नल एडीसी के थ्रू आ रहे हैं, उसका जैसे जो कोड है या उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसकी प्रोग्रामिंग की एक डॉट आउट फाइल है। उस डॉट आउट फाइल को मैं अपने कोड कंपोजर स्टूडियो में जस्ट इंसर्ट कर रहा हूँ डीएसपी को जस्ट कनेक्ट करके कि टीआई की कौन सा कंट्रोलर है, कौन सा उसका पार्ट नंबर है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। वो कनेक्ट करने के बाद मैं डायरेक्टली मेरा जैसे प्रोग्राम है, चूँकि मेरा सिंगल स्टेज आइसोलेटेड टोपोलॉजी तो उसको ऑलरेडी यानी जो प्रोग्राम बना हुआ है उस प्रोग्राम को यहाँ पे डंप कर दे रहा हूँ। कई बार हम लोग जब अपन स्टार्टिंग में काम कर रहे होते तो बहुत सारे पैरामीटर जहाँ पीआई कंट्रोलर है या ड्यूटी साइकिल है वैसे उसकी लिमिट्स वगैरह होती है, तो अपने को देखना पड़ता है कि इसको प्रॉपर्ली कई बार जैसे पीआई को प्रॉपर्ली ट्यून भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेटेड करने के बाद उसके पैरामीटर में हल्का सा वेरिएशन भी होता है, तो परफेक्टली उसको ट्यून और भी करना पड़ता है। तो हम लोग रियल टाइमिंग पे रनिंग टाइमिंग पे उसके पैरामीटर को ट्यून करके सिस्टम्स को परफेक्ट बना लेते हैं कि हाँ इसके और एग्जैक्टली क्या वेरिएशन हो गए। तो उसके में पैरामीटर को रनिंग कंडीशंस में ट्यून करने के लिए भी अपने पास ऑप्शन रहता है कोड कंपोजर स्टूडियो में। इट इज़ अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर एक्चुअली, पीआई का यानी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। देना पड़ेगा 15 वोल्ट की, तो 15 वोल्ट की मैंने पावर सप्लाई बनाया LM7815 की हेल्प से। तो LM7815 पॉजिटिव वोल्टेज 15 वोल्ट की पावर सप्लाई बना देंगे। तो लोड पे एक्चुअली वो सब डिपेंड कर रहा है मेरा कंट्रोलर वगैरह, है ना। तो जैसे ई रेडिएशन को अगर मेरे को ई रेडिएशन को इंक्रीज करना है, जैसे अभी 100 ई रेडिएशन से जस्ट ये वैल्यू वेरी लो है, ई रेडिएशन को जस्ट अगर मैं इंक्रीज करूँगा अपन में वो अपने अंदर में एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो जस्ट एक्चुअली जैसे ये इसके मैं एक स्विच की करंट की बात कर रहा हूँ, और अगेन यहाँ पे मेरे को चाहिए कि स्विच के अक्रॉस वोल्टेज की स्पाइक्स ज़्यादा ना हो और स्विच डैमेज ना हो। तो इसके लिए मैंने एक अंदर स्नबर लगाया, इसके बैक साइड में एक्चुअली स्नबर सर्किट से लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं RC स्नबर लगाया। RC स्नबर एक्चुअली जस्ट इसकी रिसेट एनर्जी को रिसेट करने के लिए कि जस्ट एक्चुअली जैसे एक्चुअली इसकी जो करंट एक्चुअली शुरू में स्विच ऑन थी तो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। जैसे मैंने स्विच को ऑफ किया तो इसकी करंट जो इमीडिएटली, क्योंकि इट वर्क एज ए इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टर की करंट इमीडिएटली कैन नॉट सडन चेंज जीरो। तो जब अगर मैं इसको स्विच को ऑफ करूँगा तो इसकी में एक्चुअली लीकेज इंडक्टेंस की जो एनर्जी है वो एक्चुअली इसको ट्रांसफ़र होने के लिए मैं एक पाथ प्रोवाइड करता हूँ। यदि अगर ये पाथ प्रोवाइड नहीं करूँगा तो ट्रांसफ़र होने के नहीं होगी, तो जो उसकी एनर्जी जो होगी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज के फॉर्म में आएगी, तो वो स्विच के क्रॉस वोल्टेज स्पाइक्स क्रिएट करेगी। तो जब भी अपन कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उसकी एक देयर हैज बीन सर्टेन वोल्टेज लिमिट्स एंड द करंट लिमिट्स। तो वोल्टेज लिमिट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उस वोल्टेज लिमिट को कंट्रोल करने के लिए मैं हम लोग रिसेट वायरिंग यानी जैसे इसको स्नबर बोलते हैं, तो जस्ट एक स्नबर सर्किट से लगाया मैंने अंदर बैक साइड में। उसका एक वायर अगर की बात करूँगा तो ये ऊपर से ब्लू कलर का वायर है जिसके थ्रू सर्किट कनेक्ट। तो जस्ट अब मैं जैसे इन सिग्नल्स को कैसे ऑब्जर्व करता हूँ
और क्या मेरा कन्वर्टर फ्लैशबैक में काम कर रहा है कि नहीं, पावर में काम कर रहा है कि नहीं, और फिर MPPT पे इशू कर रहा है कि नहीं। अभी जैसे MPPT पे काम नहीं कर रहा है तो मेरे को फर्दर एक्चुअली काम करना की रिक्वायरमेंट है कि MPPT पे क्यों नहीं काम कर रहा है, क्या मेरा एक्चुअली लोड और वो बैलेंस नहीं हो रहा है, क्या ड्यूटी साइकिल प्रॉपर मैचिंग हो रही है क्या। तो एक्चुअली वो पूरा प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा कि मेरा या तो इसमें भी पॉसिबल है कि मेरा जो सेंसिंग सिग्नल है वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा, तो अब मैं वही ये रीजन भी हो सकता है मेरे MPPT में चलने के कि बाहर का जो सिग्नल्स है, जैसे मैं बाहर के PV पैनल पे वोल्टेज की बात करूँ तो 52 वोल्ट है। अब वो 52 वोल्ट है एक्चुअली मेरे को कंट्रोल के अंदर जैसे मैंने रिकंस्ट्रक्ट किया सिग्नल, वो अगर 52 वोल्ट नहीं आ रहा होगा तो अगेन मेरा सिस्टम परफेक्टली ऑपरेट नहीं होगा ना। तो मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरा PV का वोल्टेज कितना चल रहा है। मेरे को PV का वोल्टेज जैसे मैं अभी बात करूँगा तो मेरा PV का वोल्टेज 64 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे कितना बता रहा है 52 वोल्ट। तो मेरे को एक्चुअली स्केलिंग प्रॉपर और करनी पड़ेगी, क्योंकि जस्ट मैंने रेजिस्टेंस एक्चुअली जो सेंसिंग सर्किट अपन तैयार करते हैं, रेजिस्टेंस ओपेम IC, फर्दर अगर आप देखोगे यहाँ पे सेंसिंग सर्किट में एलियन के सेंसर के बाद में फिर अगेन कुछ IC रेजिस्टेंस वगैरह है, तो रेजिस्टेंस का भी उसका अपना एक टॉलरेंस बेंड होगा। जैसे कुछ रेजिस्टेंस का टॉलरेंस बेंड यानी 1% है, 2% है, उसका PPM 100 PPM का है या 200 PPM का है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे यानी रेजिस्टेंस अपन लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके स्टैंडर्ड पे डिपेंड कर जाता है। तो जैसे 1% टॉलरेंस का है तो इट्स रेजिस्टेंस में भी +1% और -1%, तो मैं एग्जैक्टली कैलकुलेटेड करके भी अगर मैं करता हूँ तो देर में भी चांसेस कि मेरा मैथमेटिकली कैलकुलेटेड में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, तो उसको एग्जैक्टली करना पड़ता है। अब मेरे को उसको एग्जैक्ट लाना पड़ेगा, करंट का भी कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, देन मेरा वर्क प्रॉपर्ली कंट्रोल चल रहा है। तो अभी जस्ट एक्चुअली चल रहा है मेरा सिस्टम से पावर जो होगी जनरेट होगी फ्रॉम PV पैनल से, द पावर इज फीड टू द लोड। अगर मैं बात करूँ तो लोड पे पावर फीड हो रही है, लोड को पावर भी फीड हो रही है और लोड में करंट भी जा रही है। अभी जस्ट मैं इस वेवफॉर्म से के थ्रू अपन देख सकते हैं, है ना। तो जस्ट इसको और मैं जूम करूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं। तो जस्ट आप देखो कि ये स्विच है, ये स्विच के क्रॉस वोल्टेज है और ये स्विच में से जाने वाली करंट है। तो स्विच जब ऑन होगी यानी उसके दोनों पॉइंट शॉर्ट हो गए। जस्ट यानी कि स्विच ऑन होगी, जैसे स्विच ऑन होगी तो स्विच ऑन होगी यानी शॉर्ट सर्किट होगी। जब ये शॉर्ट सर्किट होगी तो वोल्टेज अक्रॉस द स्विच होगी वो 0 होगा। तो आप ये देख रहे हो कि स्विच के क्रॉस वोल्टेज 0 है। अब जब स्विच क्लोज है तो करंट वहां से फ्लो होगी, एक्चुअली फ्लो होगी। पर चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट है तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से द स्लोप ऑफ द करंट क्रिएट होगी। एक्चुअली सडन एक्चुअली वोल्टेज होगा dV/dt होगा ना, जैसे इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज बन रहा है तो वो डी एक्चुअली जैसे वोल्टेज की बात करेंगे तो dI/dt होगा। तो करंट जो होगा वोल्टेज का इंटीग्रेट होगा। जैसे अपन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर अपन बात कर रहे हैं तो V L dI/dt हुआ, है ना। और करंट अपने पास क्या आ जाएगी 1/L इंटीग्रेशन से VL dt। तो अगेन इंटीग्रल आ गया तो करंट स्लोप जाएगा। तो करंट आप देखोगे तो यहाँ पे करंट स्लोप भी इंक्रीजिंग हो रही है। When it reaches the particular point, the current will increase up to जब तक कि स्विच ऑन है ना। और ये भी प्रॉब्लम्स होती कि वो सेचुरेट तो नहीं है, वो कोर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि क्या हमेशा ही उसकी करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ही तो नहीं जाएगी, यानी हमेशा इंक्रीज ही तो नहीं होगी, क्योंकि मेरे स्विच यहाँ से यहाँ तक के भी तो ऑन हो सकती है। तो क्या यहाँ से यहाँ तक के कंटिन्यूसली सूट जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो डिपेंड करता है हमारा कंट्रोल पे और हमने सिस्टम किस प्रकार से डिस्कस। ठीक है, तो ये करंट जा रही है। बट आप ये देखोगे कि सेकेंडरी साइड की करंट, सेकेंडरी साइड की जब ये स्विच ऑन है तब ये करंट इसकी 0 है। जब ये स्विच ऑफ हो गई तो ओपन हो गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा, स्विच के क्रॉस। तो ये वोल्टेज आ रहा है और उस वोल्टेज को फिर जब ये स्विच ऑफ है तो सेकेंडरी वाइंडिंग अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो ये करंट सडनली इंक्रीज हुई और डिक्रीज हो गई स्लोप के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से हम इसके परफॉर्मेंस को वैलिडेटेड करते हैं एक्चुअली। और सर कुछ ऐसा है ना, जस्ट ये वोल्टेज और इस प्रकार से हम लोग अलग अलग कंडीशंस वगैरह क्रिएट करते हैं, डायनेमिक्स वगैरह ये सब। थैंक यू। मैन्युफैक्चरर्स है पम्प्स बना रहा है, उसको टिपिकल जैसे उसने 2 HP का पम्प ले इसको बताएं कि आपको रिकॉग्नाइज लेबोरेटरीज उसे टेस्ट सर्टिफिकेट ला के बताना है कि फुलफिल करना है। अब यहाँ जो है 12 HP तक का पम्प की टेस्टिंग कैसे, आप सोलर वाटर पंपिंग में आपका सबमर्सिबल आ गया चल रहा है रियल टाइम में, उसको भी मेजर करना पड़ेगा, है ना, कि रेडिएशन क्या है। तो उसके लिए यहाँ पायरोनोमीटर
लेते हैं और डेटा लॉगर से जैसे आज की कंडीशन में टेस्टिंग कर रहे हैं तो रेडिएशंस की प्रोफाइल थ्रू आउट द डे क्या रही 10 सेकंड में 15 सेकंड में मॉनिटर किया जाता है उसको, वो दिन भर का डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये टेस्टिंग चालू होती है सुबह 6 बजे, जब सनलाइट नहीं आया उसके पहले आपको टेस्ट स्टार्ट करना और उसको शाम तक चलेगी जब तक रेडिएशन डाउन नहीं होता। कल भी हमको नहीं रखना है, सप्लायर जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस पे जो सर्टिफाइड पैनल्स हैं उसके जो पैनल्स हैं जो वो कस्टमर को देगा वो पैनल साथ में लेके आएगा, उनको यहाँ सेट करेंगे और फिर उसी पैनल्स के साथ में टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ से ये केबल जो है हमारा नीचे पंप टेस्टिंग लेबोरेटरी वहाँ गई हुई है, सेंटर फॉर पंप इंजीनियरिंग। तो पंप इंजीनियरिंग में पूरा सेटअप बना है, वहाँ में आपको जो है आपको जो सोलर की टेस्टिंग करना है वो 3 कंडीशन पर करना है। एक तो आपको सिमुलेटर से उसका परफॉर्मेंस देखना है, तो जैसे सिमुलेटर आपने वहाँ देखा था कि रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशंस कुछ स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स दी है MNRE में कि उसको बोला हॉट डे प्रोफाइल, फिर बोला एक को कोल्ड डे प्रोफाइल। तो एक हॉट डे प्रोफाइल पे आपको दिन भर पंप चलाना है और बताना है कि कितने लीटर का डिस्चार्ज है। ऐसे ही फिर एक दिन वो चलेगा सेम सेटअप कोल्ड डे प्रोफाइल, विंटर का कोई एक डे का उन्होंने प्रोफाइल पिकअप किया उस पर ऑपरेट करेंगे। और फिर एक जो है रियल टाइम वहाँ से चल रहा है तो रियल टाइम में। तो ये पैनल जो है यहाँ पे कनेक्शन देंगे, सिमुलेटर के कनेक्शन भी करेंगे यहाँ पे और वो पैनल के कनेक्शन दिया, तो जस्ट काइंड ऑफ चेंज ओवर स्विच। ठीक है, फिर एक PLC इंस्टॉल किया, वो सारा डेटा आपको हर 10 सेकंड में मॉनिटर करना है, तो उसके लिए PLC मॉनिटर करना है। और वो जो मॉनिटरिंग आपको करना है उसको स्टैंडर्ड, चूँकि आपने वो जो पंप इंस्टॉल किए हैं, जैसे कहीं आपने पर्टिकुलर किसी साइट पे इंस्टॉल किया है तो मान लीजिए कि उसका यूज़ आप ओवरहेड टैंक को वाटर सप्लाई करने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें रिक्वायर्ड एक मिनिमम हेड है, वो हेड आपको मेंटेन करके रखना है और उस हेड पे डिस्चार्ज चेक करना है। तो उसके लिए फ्लो मीटर्स लगे हुए, बाहर देखेंगे आप तो फ्लो मीटर लगे हैं, ये फ्लो मीटर जो डिस्प्ले होता है ना वो फ्लो मीटर्स लगे हुए हैं, फिर वो न्यूमेटिक और ये कंटिन्यूसली चलता है और हर 10 सेकंड का डेटा आता है और फिर देखा जाता है कि अच्छा हर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ये अभी जो है आपको NABL का एक्रेडिटेशन ये पिछले 2-3 महीने पहले ही इसकी इंस्पेक्शन हुई है, अभी 2 दिन पहले ही हमारे पास अप्रूवल है। नाउ वी विल परफॉर्म दिस टेस्ट। तो इसमें पंप टेस्टिंग है, मोटर टेस्टिंग है और ये सोलर वाटर पंप की टेस्टिंग है। सबमर्सिबल डालते हैं, 3 साइज़ की लाइन्स हैं हमारे पास, 2 इंच की, 3 इंच की और 4 इंच की। और फिर उसके बाद ये प्रेशर ट्रांसमीटर्स लगे हैं जिससे कि आपको इंडिकेशन आता है कि कितना प्रेशर लाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन PLC को जाती है। तो आपने वहाँ PLC को ऑटो मोड में करा तो कंट्रोलर एक डेवलप किया हुआ है, आपने बोला 40 मीटर, तो जब तक 40 मीटर का प्रेशर लाइन में मेंटेन नहीं होगा तब तक वॉल ओपन नहीं होगा, वॉल बन रहा है। तो जब आप मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हो इरिटेशन बहुत कम होता है, तो उस समय हेड उतना मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, तो पंप ऑफ रहे, पंप तो चलता रहेगा जब तक हेड नहीं आएगा। जब हेड आपका 40 मीटर पर आएगा उसी समय वॉल की ओपनिंग होगी और वॉल मिनिमम DC वोल्टेज को एक लेवल पे लेके आ रहा है और फिर उसको कन्वर्ट कर रहा है AC। फिर यहाँ से AC ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसको फिर वो आपका जो नेट मीटरिंग है नीचे सबसे बॉटम में पैनल 50 किलोवाट का यहाँ लगा, 50 किलोवाट का वो सामने लग रहा है, 65 किलोवाट का वो सामने वाली ऑपरेशन अलग होता है। AC को ओपन करना ज़्यादा आसान होता है अगर उसमें वो अल्टरनेटिव नहीं होता। एक पैनल का जो वोल्टेज होता है वो लगभग जो है एम्पलीफिकेटिव जो वोल्टेज होता है 45 वोल्ट का। 10 पैनल लगे हैं तो सीरीज में कनेक्ट है तो 460 वोल्ट। और क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ हुआ है, तो ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं हुआ तो मतलब जो AC आपको बन रही है वो 400 वोल्ट की AC है। तो 400 वोल्ट की AC बनाने के लिए जो आपको DC वोल्टेज चाहिए वो अराउंड 700 वोल्ट के आसपास। तो आपको 750 चाहिए जैसे, और आपका यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है PV पैनल से 400 आ रहा है, तो 400 to 750 आपको बूस्ट करना है। जो भी मॉनिटर कर रहा है इसमें सेंसर्स भी है जो आपका DC लिंक वोल्टेज सेंस कर रहे हैं, AC वोल्टेज सेंस कर रहे हैं, ग्रिड की करंट की जो इंजेक्शन है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, सारा सिस्टम है इसके अंदर। पावर फैक्टर तो यूनिटी इंजेक्शन करेगा।
यूनिटी पावर फैक्ट्री करेगा। हाँ, वो इन्वर्टर है, उसका कंट्रोल होता है, वो इंश्योर करता है कि यूनिटी पावर कैसे काम करें, ऐसा कुछ जब बचा नहीं है। ऑप्टिमम विंटर में अगर रेडिएशन फुल मिल रहा है आपको तो अच्छा प्रोडक्शन होगा। ये नहीं है ना पर ओवरऑल प्रोफाइल देखेंगे तो विंटर में आपका जो सनी पीरियड रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। अभी आप इस सीज़न में देखोगे, समर में देखोगे तो सना रेजिंग आपका 5:30-6 o'clock के आसपास होता है और विंटर में जो है वो 7-7:30 के बाद में जाता है। का सेशन था, प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा सर हैज टेकन आफ्टर लंच and he has shown different technology of power generation through the solar system, and for that thank you very much Professor Salim Sharma.